अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल रफ़ीक और आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी सोसाइटी की एक ऐसी हकीकत है जिनसे हम जितनी भी नज़रें चुराएं लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं और ये मसाइल हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। हम बात करेंगे आज मर्दों में बढ़ते डिप्रेशन की और ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे किया जाए। हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ़तीहा अशरफ साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़तीहा आपके टाइम का। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन ख़वातीन में होता है, हम उसकी बहुत बात करते हैं, अक्सर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी बात की जाती है। मर्दों में भी डिप्रेशन पाया जाता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मर्द छुपा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते, तो ये चीज़ें सामने ज़रा कम आती हैं। तो मर्दों में बढ़ते डिप्रेशन की क्या वजह है? अगर इसकी वजूहात पे बात करें तो उसकी मल्टीपल वजूहात है। सबसे पहले आता है आपके घर का माहौल। आपके घर का माहौल कैसा है वो आपको ज़हनी मरीज़ कर देता है। अगर घर में जो है वो 24 आवर्स जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई फाइनेंशियल इशू है, आप जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे, बच्चों की फ़ीस देनी है या कुछ भी देना है और आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से मर्द हज़रात जो है वो अपनी जान ले लेते हैं। आपने इस तरह के मल्टीपल केसेस देखे होंगे जिसमें जो है वो फेमस पर्सनैलिटी थी, उन्होंने भी अपनी जान ली डिप्रेशन की वजह से। इसी तरह जिस तरह डिप्रेशन ख़वातीन को होता है मर्दों को भी होता है, लेकिन मर्दों को ये आप किस फेमस पर्सनालिटी की बात करें? फेमस पर्सनैलिटी CSS ऑफिसर थे बिलाल पाशा, उन्होंने मतलब डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले ली थी। और अक्सर एक मजहबी शख्सियत पे भी बात करें, उनके भी बेटे ने अपनी जान ले ली थी कि डिप्रेशन इतना स्वेयर होता है कि लोग अपनी जान ले लेते हैं। और हम इसको क्या समझते हैं, एक मामूली बीमारी कि डिप्रेशन है, घूम लो चल लो ठीक हो जाएगा, या पाकिस्तान की एक है कुछ भी हो सो जाओ नहा लो ठीक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। जिस तरह हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, इस तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने एक यूनिवर्सिटी का भी केस देखा, एक लड़के ने अपनी जान ली। ये भी आप समझते हैं कि डिप्रेशन एक वजह हो सकती है उस केस के पीछे? वैसे तो अभी तक क्लियर नहीं है कि व्हाट वाज द रीज़न और वो खुद उसने अपनी जान ली भी थी या नहीं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्या ये डिप्रेशन एक वजह हो सकती है? अगर मैं इस केसेस पे बात करूं तो मैंने ऐसे मल्टीपल केसेस देखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेज के हों, स्टूडेंट को उनको बेसिक वजह जो है वो यूनिवर्सिटी और स्टडी कम होती है, लेकिन उनको जिस तरह बचपन में ट्रीट किया जाता है वो उनके डिप्रेशन की वजह बनती है। उनको बचपन में इस तरह ट्रीट किया जाता है, हर चीज़ उनके बोलने से पहले हासिल कर दी जाती है, तुमने इंतज़ार नहीं करना, ये चीज़ आपकी है। हम बच्चों को सब्र करना बताते ही नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या बता रही है, कामयाबी और नाकामी किसका नाम बता रही है? फेल हो गए नाकाम हो जाओगे, पास हो गए अच्छे नंबर ले लिए कामयाब हो गए। सिर्फ और सिर्फ नंबरों की दौड़ है। हमने बच्चों को सब्र करना नहीं बताया कि आपने सब्र कैसे करना है ज़िंदगी में। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल पे लोग जो है वो छोटी छोटी बात पे गाली गलौज शुरू कर देते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, सब्र नहीं है। सिम्टम्स की अगर बात करें हम तो क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? और इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि कभी कभी मर्दों को या घर वालों को भी ये नहीं पता होता कि वो इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये है नींद की कमी। हर जो जहनी मर्ज है वो नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू होता है। आपका स्लीप पैटर्न जो है वो अफेक्ट होता है। भूख का कम या ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस वेट होता है। कुछ लोगों को भूख बहुत कम लगती है जिसकी वजह से वो अंडरवेट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। कुछ लोग हद से ज़्यादा खुश अखलाक हो जाते हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल बात नहीं करते, म्यूट हो जाते हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई भी लोग है जिसको आप फील कर रहे हो कि ये पहले जैसा नहीं हुआ, तो एक दफ़ा उससे बातचीत करें। हमारा मसला ये है कि हम जज करना शुरू कर देते हैं, नहीं तुम्हें कुछ भी है, तुम ये कर लो। बात करें, उसे सुने और उसे समझे और उसे टाइम दें। फंक्शनल डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है? अगर बात करें तो ये भी वैरी करता है। जैसे एक सीजनल डिप्रेशन है, ये सीज़न के हिसाब से होता है। इसी तरह के कुछ लोगों को समर में हो जाता है, विंटर में हो जाता है। ये मूड स्विंग्स की बात होती है, ये भी वैरी करता है। कुछ लोग उदासी को भी डिप्रेशन का नाम देते हैं, लेकिन एक क्लिनिकल डिप्रेशन जिसमें बाकायदा जिसके सिम्टम्स है उसमें 6 मंथ का क्राइटेरिया आता है। अगर वो 6 मंथ का क्राइटेरिया उस पर्सन में हो तब उसको डिप्रेशन देते हैं। सर्दियों की शामें उदास हो जाती हैं अचानक से लोग कहते हैं तो इज इट डिप्रेशन और इज इट जस्ट कि वो उदासी सीजनल डिप्रेशन हो गया? सीजनल डिप्रेशन, उसमें पेशेंट्स को यही कहा जाता है कि आपने ज़्यादातर तारीकी में नहीं रहना, रोशन कमरे में रहना है। इज इट रियली डिप्रेशन? हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं इसमें।
डिप्रेशन का ही नाम देते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं हमारा काम करने को दिल नहीं करता, फोकस नहीं होता, अटेंशन नहीं दे पाते, तो उन्हें यही कहा जाता है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने आप को जो है वो एक तारीक कमरे में नहीं बंद करना कि सारी लाइटें बंद करके नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अपने आप को जो है वो आउटडोर आपकी एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, कम अज़ कम, बेशक आप स्मार्ट हैं, हेल्दी हैं, आपने वीक में 3 दिन लाजमी फिजिकल वर्कआउट करना है। आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप खुद भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी पसंदीदा शख्स का मैसेज का रिप्लाई ना आए क्या, या कोई कॉल ना आपकी पिक कर रहा हो, तो क्या उससे भी डिप्रेशन हो जाता है? हो जाता है, आजकल लोगों को इससे भी हो जाता है कि रिप्लाई नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको नेक्स्ट पर्सन की सिचुएशन को समझना चाहिए। क्या पता कोई मीटिंग में हो या कोई, जैसे अब मैं किसी पेशेंट्स के साथ बात कर रही हूँ, पहले अपने आप को तो इंसान समझ ले कि उसे डिप्रेशन हो रहा है इतनी इतनी सी बातों के ऊपर। किसी भी, वाकई मैं आपको बता रही हूँ ना कि लोगों को कुछ भी है वो उसको डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। कोई उदासी भी है उसको डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। ये सब डिप्रेशन है नहीं है, डिप्रेशन है नहीं है। उदासी को भी, मूड स्विंग्स को भी डिप्रेशन का नाम नहीं। मुझे ये हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो गया। बच्चे भी नहीं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कभी कभी आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप एंजाइटी में होते हो, आप कॉन्टिन्यूसली थॉट्स सोच रहे हो। डिप्रेशन और एंजाइटी दो अलग अलग चीज़, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। बाकायदा हिस्ट्री लेने के बाद ही पता लगता है कि कौन सा डिप्रेशन है। आगे डिप्रेशन के भी मल्टीपल टाइप्स हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, सीजनल, फंक्शनल, तो ये वैरी करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक प्रेग्नेंट खातून है और वो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि हो जाता है, कुछ घरेलू मामलात ऐसे हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हो सकती हैं, तो वो जो बच्चा है, क्या ऐसा होता है कि वो बाय बर्थ डिप्रेशन का शिकार हो? स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी वन ऑफ द मेजर रीज़न के बच्चा जो है वो ऑटिज़म और ADHD में होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, तो इट्स मीन मदर ने कोई स्ट्रेस ली है घर के माहौल की वजह से, या कुछ वैसे मूड स्विंग्स हुए, या कोई डेफिशिएंसी है, फिर भी बच्चा ऑटिज्म में जाता है। जब भी बच्चों की हिस्ट्री ली जाती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी। अगर प्रेगनेंसी में कोई स्वेयर ट्रॉमा फेस किया तो इट्स मीन बच्चे में ये इशू आएंगे। अगर मर्द जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और जिसकी वजह से अब जो बच्चा है, क्या उसके ऊपर कोई असरात आएंगे उस डिप्रेशन के? डेफिनेटली। अगर मर्द है तो वो कैसे अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब अगर मदर में जो है वो खुद मूड स्विंग्स हैं, खुद एंगर इश्यूज़ हैं, तो यही इश्यूज़ जो हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि अब आपने बच्चों के 5 साल जो है वो किस तरह आपने मैनेज करने हैं। अब कोई मदर आई है, उसका बेबी जो है वो 2 ईयर्स का है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, ऑटिज्म या ADHD में है, तो उनको यही कहा जाता है कि अब आपने बच्चे के साथ कैसे करना है। कुछ 5 एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं कि आपने बच्चे को इस तरह लेकर चलना है और आपने इसको स्क्रीन टाइम, मोबाइल फ़ोन से दूर रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि अगर एक आदमी है, वो घर में बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है, यानी कि गुस्से में आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्से में आ जाते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, या वो अचानक घर आया तो कोई माहौल बिगड़ा हुआ है, तो वो गुस्से में आ गए, तो कह देते हैं कि उसकी तो आदत है, वो तो बोलता रहता है, तो छोड़ दो, इग्नोर कर देते हैं उसको। तो क्या ये एक रीज़न हो सकती है, या फिर ये एक सिम्टम हो सकता है कि वो शख्स जो है वो शायद किसी मेंटल प्रेशर में है, या उसको कोई एंग्जाइटी इशू है, या वो डिप्रेशन में जा रहा है? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले कुछ लोग जो है वो गुस्से को ब्लड प्रेशर हाई होने का भी नाम देते हैं। इसका बीपी हाई हो जाता है, इसलिए गुस्सा करता है। क्या ये बीपी बॉस के सामने भी हाई होता है या नहीं, या वहाँ साइलेंट हो जाता है? अगर तो नहीं होता तो फिर इट्स मीन मुनाफकत भी है, या अटेंशन के लिए भी कि मुझे अटेंशन मिले। कुछ लोग अटेंशन के लिए भी ना गुस्सा करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं कि मुझसे बात करें, लोग मुझे जाने। जैसे एक मेरी पेशेंट थी, वो अपनी मदर, उसकी कोई बात नहीं ना मानती थी, वो अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ भी हाथ काट लेती थी। एक दफ़ा उसने अपनी मदर से पूछा मुझे अपनी दोस्त के घर जाना, उसकी मदर ने परमिशन नहीं दी, उसने तेजाब हाथ में फेंक लिया। कि मतलब तो ये तो एक्सट्रीम केस हो गया ना, एक्सट्रीम केस है अटेंशन सीकिंग के लिए। लेकिन उसको किसी भी किस्म का कोई गिल्ट नहीं था। मैंने उससे पूछा आपको पेन नहीं हुई, कहती कुछ भी नहीं हुआ। क्या वजह होती है इतना एक्सट्रीम जो इंसान चले जाता है? सिर्फ अटेंशन के लिए कि मेरी मदर मुझे अटेंशन दे, मेरे साथ अटैच रहे। ये कि उसका कोई बचपन का ट्रॉमा होता है, ये बचपन का एक ट्रॉमा होता है। पर्सनालिटी की एक टाइप होती है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं ये अटेंशन के लिए ये सब करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं करता, फिर ये इस तरह करेंगे, मैं अपनी वेन काट रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और करते भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ डराते हैं, एक्चुअल में मर्द हज़रात भी ऐसे ही करते हैं, मोस्टली करते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मर्द आपके पास आया हो जो इस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो, जिसको अटेंशन चाहिए हो, और वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि वो अपना हाथ काट रहा है, इस तरह की चीज़ें? होता है। मर्द हज़रात की बात करें तो मर्द हज़रात भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीमेल्स में ज़्यादा है। मर्द हज़रात में अगर बात करें तो इनमें नार्सिसिस्टिक ज़्यादा होती है, जैसे खुद पसंदी
उनमें ये अच्छा। होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, नार्सिसिस्ट होते हैं। जी, वो ज़्यादा नार्सिसिस्टिक की तरफ जाते हैं। और फीमेल की बात करें, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की तरफ जाती हैं कि अटेंशन अच्छा। की तरफ। ये जो कि मुझे नार्सिसिस्ट attention- मर्द होते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन का बिल्कुल अटेंशन सीकर्स होते हैं उनमें basically। हाँ डिप्रेशन के इश्यूज भी होते हैं और एंजाइटी के इश्यूज भी होते हैं। डिप्रेशन के इश्यूज बट इसलिए डिप्रेशन इज अ डिजीज, बीमारी है, बीमारी होती है बिल्कुल। ना। बट अटेंशन सीकिंग इज नॉट अ डिजीज। अटेंशन सीकिंग में एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो 18 साल की एज के बाद डायग्नोस होता है। इसमें जो होता है पर्सन जो है वो अपनी जॉब स्टेबल नहीं कर पाता, उसके कोई रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल नहीं होते। अच्छा। अटेंशन के लिए वो इस तरह के काम करता है, और कभी अपना नब्स काट ली, कभी कुछ कर लिया। हाउ टू डील विद सच पीपल? इनको जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशली मैन, क्योंकि आपने कहा कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज हाँ, हाँ। होती हैं, तो वो तो बड़े खतरनाक किस्म के हाँ, लोग मेरे पास होते हैं। एक केस था, कपल था, उसमें जो उसका हस्बैंड था वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। लेकिन सबसे पहले तो इनमें एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, उनको यही नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको यही लगता है कि हम जो भी हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आप मेरी दोस्त हो तो वाओ तुम कितनी लकी हो, तुम मेरी दोस्त हो, मतलब खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। उसकी वाइफ कहती थी मैं इसकी सुबह से लेकर शाम तक तारीफ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता है कि तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही, कि सारा दिन मैं इसकी तारीफ़ करती रहूँ इसके कामों की, फिर भी नहीं। और इस तरह के पार्टनर के साथ मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और आफ्टर जो है उनकी मैरिज के 10 साल के बाद वो काउंसलिंग के लिए आया। अच्छा, अगर मर्दों में डिप्रेशन हो, ये तो नार्सिसिस्ट तो एक तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हम इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर मर्दों में डिप्रेशन हो तो वो फिर अपनी बीवियों के ऊपर कोई गुस्सा ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल, या उनके ट्रेट्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, या वो चाहते हैं कि उनको टाइम ज़्यादा दिया जाए। उस केस में क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए उस इंसान कुछ के साथ? हजरात जो होते हैं वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा आता है। अब ये देखा जाता है डिप्रेशन किस लेवल का है, किस टाइप का है, घर के माशी इशू की वजह से या बीवी ही डिप्रेशन की वजह। समटाइम बीवी ही डिप्रेशन की वजह होती है। जैसे कि एक केस था, उसमें बीवी की फरमाइश थी मुझे अलग घर दिया जाए, मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। तो उसमें क्या किया, उसने अपनी जान ले ली। तो डिप्रेशन की वजह कौन थी? बीवी थी। इसी तरह यानी कि अगर खातून को डिप्रेशन है तो उससे घर के मर्द को भी हो सकता है। मर्द को भी हो सकता है। अब उसकी खातून की ही फरमाइश थी कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे अलग घर में भेजा जाए, नहीं तो मैं बच्चों को भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। तो उसमें मर्द ने क्या किया, अपनी ही जान ले ली परेशानी में डिप्रेशन की वजह से। घरेलू नाचाकियों में ये एक मेन रीजन हो सकता है कि जो मर्द या खातून है उसके अंदर ये डिप्रेशन का मर्ज जो है वो पाया जा रहा है, या आदमी के अंदर डिप्रेशन ज्यादा है जिसकी वजह से घरेलू नाचाकी होती है, वो बीवी को मारपीट करता है, बच्चों के साथ, या हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो भी एक बड़ी वजह है डिप्रेशन की। उसमें भी मर्दों में भी और औरतों में भी कहीं ना कहीं जो है मर्द ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में मर्द को खुल के इजाज़त नहीं होती। तुमने रोना नहीं है, चुप करो, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। अगर ज़्यादा दिल, मर्द तो कमज़ोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। हमने हमेशा यही कहते हुए सुना है, जब खुल के इजहार करने की इजाज़त नहीं होती तो फिर एक चीज़ को आप प्रेस करते जाते हो, फिर वो एट द एंड क्या करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है। वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, हालांकि दर्द तो होता है। तो ऐसे ही है। मतलब हम क्यों नहीं अलाउ करते मर्द हजरातों के, अच्छा ठीक है, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो जैसे औरतें रो लेती हैं, और ऐसे ही है। रोना इज नॉट अ थिंग कि जिसकी वजह से वो अपने आप को कम दिखा रही हैं या वो बहुत कमजोर है। इट्स अ शील्ड कि वो उस टाइम पे बस कैथारसिस है, कि वो उस टाइम पे बस रो ली, उन्होंने अपना निकाल दी भड़ास, और अब बस अब उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं। और उनको ये भी लगता है अगर रोऊंगा तो मर्दों के केस में क्यों नहीं करते, जजमेंटल हो जाते हैं, फौरन जज करना शुरू कर देते। तुम रो रहे हो, क्या हुआ, कोई बात है? मर्द तो रोते नहीं है, मर्द तो जो है वो जनाजों को दफनाते हैं, वो तो इतने बहादुर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहादुर बनो, कुछ नहीं हुआ। अगर कोई बात है, नमाज पढ़ लो। हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन को जो है मजहब के साथ भी रिलेट करते हैं। वो कोई अगर परेशानी में हो तो कहते मर्द का बच्चा बन, ऐसे नहीं चल सकते, नमाज पढ़ लो, ये कर लो, मूड बेहतर हो जाएगा। अलाउ नहीं हम उन्हें करते, एक रीजन है कि जिसकी वजह से अगर वो कोई एंजाइटी इश्यूज है तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाते हैं। हमें यही अलाउ करना चाहिए कि कम से कम जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी जो है वर्क प्लेस पे अगर डिप्रेशन का शिकार है, उन्हें हम इस काबिल बनाएं कि वो दूसरों से हेल्प ले सकें। मदद मांगना जो है वो कमज़ोरी नहीं है, समझदारी है। कमज़ोरी ये कि आप अपनी जान ले रहे हैं, ये आप अवेयरनेस से ही कर सकते हैं। अच्छा, अगर
एक इंसान को डिप्रेशन है, अब हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं है कि हम फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करें या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, या आप अगर किसी को ये कह दें कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, तो पहला तो इंप्रेशन वो ये लेते हैं कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो कि मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जाऊँ और मैं उसे जाके अपने मसाइल बताऊँ या अपने घर की बातें किसी बाहर की शख्स को बताऊँ। तो इस तरह के केस में आप इस तरह के शख्स के साथ कैसे डील करें कि आप उसकी मदद कर सकें किसी तरीके? अगर पहले की बात करें ना, तो पहले केसेस जो थे, लोग बिल्कुल भी हेल्प लेने के लिए नहीं आते थे। उन्हें यही लगता था हम पे टैग लगा दिया जाएगा कि हम डिप्रेशन में हैं। हम मर्दों को इसलिए भी अलाउ नहीं करते कि पहले अगर जब मैं इंटर्नशिप वगैरह कर रही थी तो मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में देखा, बहुत कम थे कि लोग जो आते थे मतलब सुअर स्टेज पे थे तब ही आते थे कि इसको जो है वो किसी काम में दिल नहीं लगता और जो है वो अपनी जान लेने की इसने कई बार कोशिश की है। लेकिन अगर आजकल के टाइम की बात करूँ तो सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं फिर भी अवेयरनेस है, लोग जो है वो हेल्प लेने के लिए आते हैं, वो अपना मसला जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये बात होती है कि हमें जो है वो पागल तो नहीं कंसीडर कर दिया जाएगा, हमें जज तो नहीं किया जाएगा। सबसे ज़्यादा उनके माइंड में यही बात होती है कि हमें पागल मत करें, हमें जज मत करें। उन्हें यही कहा जाता है कि हम आपको जज नहीं कर रहे, नॉन जजमेंटल हो के आप जो भी बातें करेंगे वो सिर्फ आपके और हमारे दरमियान होगी। बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आपने जो भी आपने बातें की हैं वो हमारे और आपके दरमियान होगी। कोई ऐसा केस जो आपके सामने हो किसी मर्द के डिप्रेशन का कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, और ऑब्वियसली क्योंकि आदमी घर का सरबरा होता है, तो अगर घर का सरबरा ही इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर आगे उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, और मे बी उसके पेरेंट्स हैं जो उसके साथ रह रहे हैं, या कोई बहन भाई हैं जो उस घर में रह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से उनके साथ डील करते हैं? कोई ऐसा केस जो आपके सामने है केस, उसमें ना मर्द जो था ना वो दूसरी शादी करना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसकी जो पहली बीवी है वो उसको शादी नहीं करने दे रही, अब वो दूसरी शादी करना भी चाहता है। अब ना पहली इस वजह से उसको डिप्रेशन, काफी ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस तो हुआ होगा जो दूसरी शादी के लिए। जो पहली वाली है ना वो कह रही है कि उसके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने इसको दूसरी शादी के लिए अलाउ नहीं करना। अब वो कहता है कि मुझे हर सूरत जो है वो दूसरी शादी करनी है, आप मेरी वाइफ की जो है वो काउंसलिंग करें, इसे समझाएं और क्या ताकि मुझे अलाउ करे। कहता मैं इससे भी मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुझे दूसरी दफ़ा भी मोहब्बत ही हुई है कि मैं दूसरी जो शादी है ना वो भी मोहब्बत की करना चाहता हूँ। तो ये दो मोहब्बतें हो जाती हैं एक दफ़ा में? शायद आजकल के टाइम में हो जाती है। आपके पास कोई ऐसा केस आता है जो मोहब्बत के बाद ब्रेकअप हो और फिर से मोहब्बत हो जाए, फिर ब्रेकअप हो जाए? ब्रेकअप भी तो डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं आजकल। हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला हो गए, बहुत ज़्यादा। और ब्रेकअप भी जो है वो छोटी छोटी बात पे होता है। उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मेरी कॉल नहीं अटेंड की, क्यों नहीं अटेंड की, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अपना घर बार सब कुछ। आजकल लड़के छोड़ के आते हैं ना, यहाँ पे एडमिशन लिया उसके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसने मुझे इग्नोर किया है, मैं क्या करूँ, मैंने उस पर इतना खर्चा किया, खर्चे की भी बात आ जाती है, पैसे की भी ना। तो शादी है उसकी, अब वो मुझसे शादी नहीं कर रही, तो मैडम इस तरह तो नहीं होता, अब उसकी शादी हो रही है। ब्रेकअप के बाद लड़के आते हैं? काफ़ी ज़्यादा आते हैं। डेली के अगर 10 पेशेंट्स हैं ना तो 8 पेशेंट्स यही हैं ब्रेकअप के बाद आने वाले। ये नौजवानों की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की। किस तरह के केसेस आपके पास ज़्यादातर आते हैं? मसाइल क्या होते हैं उनके ज़्यादातर मसाइल यही होते हैं कि लड़की पे लाखों रुपया खर्च कर दिया है और लड़की जो है वो अब पैसे भी नहीं वापस दे रही और शादी भी नहीं करी। या तो वो हमारे पैसे वापस कर दे या हमसे शादी कर ले। अगर वो शादी कर लेती है फिर हमें पैसे नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमें कुछ ना कुछ बताएं हम क्या करें, मूव ऑन नहीं कर पाते। फिर ये भी केसेस है जो लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा केसेस है कि पहले इकट्ठे रहते थे, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, उसे कोई और पसंद आ गया, कि मतलब वैरी करती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। पहले जो है साथ रहते हैं ठीक है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता साथ भी रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और बात कहाँ से कहाँ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाउ टू डील विद दिस, मतलब अगर ब्रेकअप हो गया अब उसके बाद वो उन्हें समझ नहीं आता ना कि रिस्पॉन्स कैसे करें, और फिर अक्सर इस तरह के केसेस में लड़के जो हैं वो बहुत स्वेयर कदम भी उठाते हैं। कोई वो लड़की को ब्लैकमेल करना, कोई हम तेजाब फेंकने के वाकयात देख लेते हैं, कोई शोर शराबा घर पे जाके करना, या अपने आप को मार लूंगा मैं, दिस एंड दैट। ये वाली जो चीजें हैं इसमें कैसे डील किया जाए? जैसे एक लड़का था, वो कह रहा था कि लड़की की शादी है, मैंने उस पर कहता लाखों रुपया खर्च किया, कहता अब मैंने जो है उसकी शादी है, मैंने ना अपना मोबाइल लेके ना उसके बाप को दिखा देना है कि ये देखें कैसी पिक्चर्स हैं, कैसी वीडियोज़ हैं, किस तरह की वो मुझसे बात करती थी, उससे मुझे शादी ना की, मुझे धोखा दिया। कुछ लोग जो है वो इस तरह इंतकाम भी लेते हैं। उस लड़कियों को मैंने बहुत मुश्किल से समझाया कि अगर आज करोगे ना तो कल तुमने भी शादी करनी है। हाँ। दोबारा बैक भी आ जाता है, माफ़ कर दो। कहता है मैं मूव ऑन कैसे करूँ? फिर मूव ऑन के लिए उसको यही बताया कि सबसे पहले अपने फ़ोन में जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितने भी नंबर हैं ना, उसके डिलीट कर दो। अच्छा, ये सैड सॉन्ग्स जो है वो सुनते हैं? वो भी सुनते हैं। कभी कभी आपको बिला वजह अच्छे लगते हैं ऐसे गाने, तो क्या आपके दिल में कोई उदासी होती है या आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा चल रहा है? टेस्ट ऑफ म्यूजिक आपका कैसा है? जैसे मुझे जो है वो कव्वाली पसंद है, कुछ लोग वैसे ही सैड म्यूजिक सुनते
सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है हर आशिक की सुने, मतलब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। वो कुछ लोग नीचे डिस्क्रिप्शन भी लगाते हैं ना कि हमारा कोई ऐसा चल नहीं रहा, ब्रेकअप, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में होता है कि हाँ ये सैड म्यूजिक सुन रहा है तो इट्स मीन इसका कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई बात हुई है। ऐसी बात नहीं है। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कितनी ज़रूरत है इसकी? डिटैचमेंट की बात अगर करें तो इसमें आ जाता है कि पर्सन कैसा है, कि आपका रिलेशनशिप का जो है वो लेवल कैसा था। डिटैचमेंट जो है वो किसी भी सूरत में, मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होती है कि जल्दी से अटैच भी हो जाते हैं और डी अटैच भी हो जाते हैं। अटैचमेंट जितनी जल्दी होती है ना उससे कहीं जल्दी जो होती है डी अटैचमेंट। मतलब अटैचमेंट में ये देखा जाता है कि अगर पर्सन जो है 2 मिनट में आपसे, जैसे आजकल के हैं कि 2 मिनट वाली मोहब्बत, 2 मिनट में मुझे उससे मोहब्बत हो गई है तो अगले देखा और मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत हो जाती है ऐसी वाली? फर्स्ट साइट लव, मुझे उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गया। पहली नज़र फर्स्ट साइट एग्जिस्ट करते हैं? लोग कहते हैं, जो आते हैं ना वो अपनी स्टोरीज जब बताते हैं तो सीरियस होते हैं। मुझे उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है और 2 दिन बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। मतलब इस तरह के जितनी जल्दी आपका रिलेशन बनता है ना उससे कहीं जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, डिटैचमेंट की हम बात कर रहे थे, तो डिटैच हुए बगैर आप मूव ऑन कर सकते हैं किसी शख्स से? बिल्कुल। सबसे पहले यही है कि सोशल मीडिया से उस शख्स को ब्लॉक किया जाए, उसको बार बार स्क्रॉलिंग नहीं करनी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया तो मैं क्यों नहीं बढ़ रही। हाँ। आपको भी तो बढ़ना है। सबसे पहले उसके नंबर, उसकी पिक्चर्स, हर चीज़ को जो है वो डिलीट करें। पहले अपने फ़ोन से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन से भी होंगे। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको खुशी का बायस दे, किताबें पढ़ें या कम से कम वर्कआउट तो करें। आजकल हमारा टोटली जो है वो फ़ोन तक है कि इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को एडिक्शन हो गई है कि सोते हुए भी हम फ़ोन ही देख रहे होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ नहीं, ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं या जो लोग आपके साथ एडेड होते हैं पहले आपके अकाउंट्स के ऊपर, तो वो एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि वो आपके पास उनकी कुछ टाइम के लिए आती रहती है। ब्रेक ले लें अगर इस तरह आता है, जैसे कि आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मोहब्बत करते हैं, फेमस पर्सनालिटी से मोहब्बत करते हैं, भाई उसके तो बार बार रील्स आएंगी मिलियंस में। तो अच्छा। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सोशल मीडिया से आप ब्रेक लें अगर आप वाकई मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो अपनी डीपी हटाते हैं सबसे पहले। हाँ, डीपी भी हटाते हैं तो पता लग जाता है इनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। कुछ लोग वैसे भी डीपी नहीं लगाते। नहीं, कुछ लोग हटाते हैं स्पेशली, हाँ, अगर कोई बताने के लिए कि हमारा प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, तो अगर कोई परेशान है फिर भी डीपी हटा देता है। तो इज इट नॉर्मल? मतलब इस तरह से एकदम से अगर कोई कट ऑफ हो जाता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, ऑल्दो हम लोग एज अ सोसाइटी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि आपके रिलेशनशिप्स हों या आप बैठ के उसके बाद उन्हें काउंसलिंग करें। काउंसलिंग आप उससे पहले करें कि ऐसे काम ही नहीं करने, लेकिन अब वो काम हो गया, अब उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया, ब्रेकअप के बाद अब डिप्रेशन भी हो गया, तो अब ऐसे बंदे के साथ आप कैसे डील करेंगे? इसको डील करने पेरेंट्स को तो वो बताएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जितने भी आते हैं ना बच्चे या जो भी आता है उनके, वो सिर्फ खुद आते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके वालिदैन को कि इनकी ज़िंदगी में ये मसले चल रहे हैं। हाँ। मतलब खुद आते हैं, उन्हें यही कहा जाता है कि सबसे पहले आपने सोशल मीडिया से ब्रेक लेनी है। बार बार उस चीज़ को देखोगे, फॉर एग्जांपल कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड है तो बार बार उसकी रील्स आएंगी, कुछ ना कुछ आएगा तो ज़्यादा परेशान होगे। कुछ देर के लिए इन चीज़ों से ब्रेक लो, मतलब 5 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ताकि आप इस चीज़ से थोड़ा निकल पाओ। ब्रेक लेना और ये चीज़ों को डिलीट करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अकाउंट्स डीएक्टिव कर दें, डीएक्टिव कर दें, नहीं बहुत मुश्किल है। कैसे करें? फिर बनाने पड़ेंगे ना, अपनी भी तो फोटोज चली जाएंगी। वो एक और भी आता है, मतलब परमानेंट डीएक्टिव ना करें, थोड़े दिन, हाँ, कुछ टाइम के लिए करें, लेकिन आपको मूव ऑन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। आप बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में वही चीज़ क्लिक होगी कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, इसने मेरे साथ ये नहीं किया था। आप रिवेंज की भी बात करी थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं, स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करें, लड़कियां इस तरफ थोड़ा कम जाती हैं, वो हार्ट ब्रेक उनका होता है और फिर वो इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं। लड़कियां भी जाती हैं, पर लड़कियां भी जाती हैं। अच्छा, तो ये रिजेक्शन के साथ कैसे डील किया जाए? क्योंकि असल में तो इट्स द फियर ऑफ रिजेक्शन, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है, और अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो फिर उसके बाद समझ नहीं आता कि अच्छा, आपने रिसेंटली एक वाकया भी देखा था जिसमें वो रिजेक्शन की वजह से लड़की को गोली ही मार देता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था, इन्फ्लुएंसर थी बहुत अच्छी। हाँ जी, तो उसमें यही है कि रिजेक्शन जो है वो हमें खुद अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, ना कहना हर पर्सन का हक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी जान ही ले लो। अगर कोई आपको ना कह रहा है तो ना भी सुने। ये तरबियत हमें खुद से बच्चों की करने की ज़रूरत है।
वालिदैन करें, उस्ताज़ा करें, अगर उनसे नहीं होता डेफिनेटली हम कहाँ लैग करें कि हम इन मामलात में फंस गए, और आज हम इन चीज़ों को बैठ के डिस्कस करें कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें, और डिप्रेशन हो जाता है और रिजेक्शन से कैसे डील किया जाए, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट क्या होती है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है और हम इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। तो इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो इसको किस तरीके से हम इसको एड्रेस करें कि ये आप इन द फर्स्ट स्टेप आप वो काम ही ना करें कि जिसके बाद आपको इन चीज़ों की तरफ जाना पड़े और फिर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़े, स्पेशली इन चीज़ों के लिए जो बहुत टेम्परेरी है, जो बहुत लंबा अर्सा चलती है। इसमें अगर मैं बात करूँ आपकी, तो एक और बात ये ऐड को ऑन करना चाहती हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के मसले घर सुने। आजकल वालिदैन के पास टाइम नहीं है, उन्होंने बच्चों को हर सहूलत दी हुई है, लेकिन वक्त नहीं दिया। अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा वो फ्रेंडली माहौल में होते हैं कि वो उनसे फिर ये लव एंगल्स भी डिस्कस हो रहे होते हैं, मामाज बॉयज भी कुछ बन जाते हैं, और वो कूल पेरेंट्स बनने के चक्कर में वो बच्चों को फिर सब अलाउ कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे फिर ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल हद से ज़्यादा वो मोहब्बत दे दी जाए तो वो भी नहीं ठीक, और बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाए, हाँ बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाए तो वो भी नहीं ठीक। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है टाइम या स्पेस। अगर आप किसी भी चीज़ को स्पेस दोगे तो तीसरा पर्सन तो उस चीज़ को फिल करने के लिए आएगा ना, फिर जो तीसरा पर्सन उस चीज़ को फिल करने के लिए आएगा वो आपका सगा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको गलत रस्तों की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि उसमें आप रहे, पहले का पहले ही बच्चों को समझाएं, गाइड किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपने कैसे चलना है और कैसे इन चीज़ों को जो है आपने लेकर चलना है। रिजेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आप क्या टिप देती हैं लोगों को, बच्चों को, जो अभी आपको टीनेजर्स भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इस वक्त हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, और कुछ ब्रेकअप के बाद जो है वो सोच रहे हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो कोई दूसरा रिश्ता मिल जाए। इसको आप क्या इस वक्त पैगाम देंगे? अच्छा, रिजेक्शन के बारे में यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करे तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इनकार करना हर पर्सन का हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जान ही ले लो। अगर कोई इनकार कर रहा है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर करो कि नेक्स्ट पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया है, क्या कमी है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके खुद पीछे आए, अपने आप को बेहतर करो। बड़ी मशहूर लाइन है, डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो वो फौरी तौर पर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाला जो मामला है, बिल्कुल भी नहीं। मूव ऑन टू ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे मूव ऑन करो। कहीं ना कहीं हम दूसरों के पीछे भागते हुए अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। कुछ लड़कियां हैं, वो जैसे कल लड़की आई, वो सारा दिन रोती रहती है कि मैं उसको इतने मैसेजेस करती हूँ, रात को वो सिर्फ एक चैट का रिप्लाई करता है, हाँ मैं ठीक हूँ। कि तो ऐसे लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप कोई वो नहीं देती बयान की? सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कहती कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, कि अब अगर आपने रिलेशनशिप में जाना तो सबसे पहले आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म होती है। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अगर आप किसी के साथ रिलेशन में। तो ऐसी मोहब्बत का क्या करना है जिसके अंदर रिस्पेक्ट ही नहीं है? और फिर जब शादी हो जाती है, जब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर पहली चीज़ ही आप रिस्पेक्ट मांगते हैं। ऐसे ही है, और रिस्पेक्ट हमेशा दो तरफा होती है किसी भी रिलेशनशिप में। ये नहीं है कि आप वन साइड पे करते हैं। ऐसे लोगों का जो जिनके ये मामलात चलते हैं, पहले रिलेशनशिप था, आपने बताया लिव इन में भी रहते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन का भी शिकार रहते हैं, ऐसे लोग जब परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ, मैं उसको कहूँगी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब शादियाँ उनकी हो जाती हैं, तो क्या फिर वो शादियों पर भी इनके ये वाले मामलात असरअंदाज होते हैं, जो उनका माइंडसेट बन चुका होता है या जो कुछ उन्होंने फेस किया होता है? अगर ब्रेकअप की बात करें ना, तो ब्रेकअप में जो भी होते हैं, तो उनकी शादियों की, तो उनकी शादियों में भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो अपने पार्टनर को ना जजमेंटल आ जाती है कि मेरा पहला पार्टनर मेरी इतनी केयर करता था, ये नहीं करता। अच्छा। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ना कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये मेरे से अच्छा नहीं है, वो मेरी ज़्यादा केयर करती थी, वो ज़्यादा प्यारी थी, इसको तो नहीं है बात करने की तमीज़। मतलब ये केसेस हैं, लोग खुद बताते हैं कि मुझे ना इसके साथ नहीं रहना। तो इसलिए तो तलाक की शरह भी ज़्यादा आजकल। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो किसी एक्स के साथ कंपेयर कर रही है जिसके बारे में उसके शौहर को पता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मर्द भी इसी तरह कि कहीं ना कहीं जो है वो पीछे वाले के साथ कर रहे होते हैं कि वो अच्छी थी, वो अच्छे से बात करती थी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी इसकी वजह बनते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन भी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गए। ये सारे जो मामलात हैं जो आप अर्ली एजेस में, टीन एज में, इन्फैक्चुएशन को आप लव समझते हैं, और फिर वो अच्छा ये मुझे समझ नहीं आता कि अगर इट्स नॉट लव तो फिर हार्ट ब्रेक कैसे है?
अगर लव नहीं है तो अटैचमेंट तो हुई थी ना, वक्ती अटैचमेंट भी तो हो जाती है। वक्ती वो ये बात करते हैं कि जैसे आप घर में एक पालतू कुत्ता पालें, उससे भी तो आपको मोहब्बत हो जाती है। कोई कैट आप रखते हैं, उससे भी तो मोहब्बत हो जाती है। आप एक इंसान के साथ रहे हैं 3 से 4 माह, तो उससे आपको किस तरह मोहब्बत नहीं हो सकती। उससे तो मैं बात भी करता था डेली, उसकी सुनता भी था, मुझे वही चाहिए वही चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लोगों की काउंसलिंग की जाती है ताकि वो रियल लाइफ की तरफ वापस आए। हल बता दें। इसका हल यही है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जिसके साथ आप अटैच हो रहे हैं कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, क्योंकि इसके आपको शुरू से सिम्टम्स नजर आ जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा रेड फ्लैग है, मैं इसके साथ नहीं चल सकता। कम से कम आप जिसके साथ चल रहे हैं उस देखे तो सही आपकी और उसकी मेंटल मैचिंग हो रही है, मतलब इमोशनल जो हो रहे हैं। और इसके अलावा ये देखें कि आपका और उसका जो है वो किस तरह के थॉट पैटर्न्स है, थॉट पैटर्न्स जो है वो कम से कम आपके मैच हों, ये चीज़ ज़रूरी है। अक्सर ये वाली बातें जो होती हैं कि थॉट पैटर्न मैच करे, हमारी कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, वाइब मैच होती है या नहीं होती, उसका और मेरे सोचने का अंदाज एक है या नहीं, इस चक्कर में लोग बाकायदा एक रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप कर ही रहे हैं, पहले बातचीत करें, बातचीत करके देख लें कि अगर ठीक है कि नहीं। क्योंकि आजकल लोगों का माइंड सेट है, किसी का रिलेशनशिप नहीं है तो वो कहते हैं तुम कूल नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, हाँ तुम बहुत बोरिंग हो, तुम पेंडू हो, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए लोग मतलब पीयर प्रेशर्स के अंदर आते हुए भी ये रिलेशनशिप बना लेते हैं। उसका है तो मेरा क्यों नहीं है, उसके पास है तो मेरा भी होना चाहिए। में टीनेज में बहुत ज्यादा ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में ऐसे ही है कि भाई मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास भी हो। तो ये चीज फिर कॉमन हो गई है, रिलेटेबल बनने के लिए और ये अपने आप को जो है वो अच्छा दिखाने के लिए कि मैं भी जो हूँ वो अच्छा हूँ, से बचने के लिए मेरा भी एक जेंजी स्टाइल है, मेरे पास भी रिलेशनशिप है। तो ये चीज आ जाती है फिर। तो मतलब आप इसको, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने बताया कि वो खुद आते हैं, मोस्टली पेरेंट्स नहीं लेकर आते, क्योंकि पेरेंट्स को अक्सर पता ही नहीं होता, बच्चे खुद आपके पास आ रहे होते हैं, टीनेजर्स या फिर अगर लड़के लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी। तो फिर ऐसे में आप उनको डिस्करेज करती हैं इन मामलात में कि इन द फर्स्ट प्लेस आपका रिलेशनशिप हो ही क्यों, आपको ज़रूरत ही क्या है, या आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसी कोई चेंजेस कि जिसकी वजह से आपको फुर्सत ही ना मिले, कि आपको ये डर हो कि यार आप पीछे रह जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, आप कूल नहीं लगेंगे। सबसे पहले तो उनका यही होता है कि घर वालों के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम किसको टाइम दें। हमने कोई ना कोई एक्टिविटी तो ढूंढनी थी, तो हमें लगा कि चलो ये लड़की अच्छी है, हमसे बात कर रही है, सुन रही है, तो क्यों ना इसी के साथ हो जाए। फिर अगर ये अच्छी लगी तो शादी भी कर लेंगे, देख लेंगे अगर शादी के लिए। नहीं तो मोस्टली का यही होता है, 90% लोग यही कहते हैं कि शादी नहीं करनी, बस ठीक है ऐसे ही चल रहा है, चलने दे। शादी के नाम से तो आजकल लोग बहुत दूर भागते हैं कि शादी ना हो, बस इसके साथ रह रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनका यही होता है कि कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही तो रिलेशनशिप को भी एक एक्टिविटी के तौर पर ले रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि इन द एंड, अब मैं आप चाहूँगी कि आप एक दफ़ा एक मैसेज ज़रूर दे दें उन बच्चों को, उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, कि इन द फर्स्ट प्लेस आप ऐसा कदम उठाएं ही ना कि जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बीमारी, डिप्रेशन इज अ बिग डील, और ये सारी जिंदगी आपकी बर्बाद कर सकती है, बीमारी है, और इसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी भी तबाह होती है, आपके घर पे बहुत असर पड़ता है। ऐसी चीज़ों के अंदर आप मुब्तला हो जाएं सिर्फ इसलिए कि आप कूल नहीं लगेंगे सोसाइटी में, या आप 4 लोगों में बैठ के रिलेटेबल नहीं महसूस करेंगे, या आपको ये फियर है कि आपको कोई पीछे छोड़ देगा, या आप मिस आउट कर जाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आपने ऐसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं, ऐसे कामों में पढ़ना ही नहीं। आपके लाइफस्टाइल में ये मार्जिन नहीं होना चाहिए कि आपको कोई किसी इंसान की ज़रूरत हो अपने इमोशंस को टेस्ट करने के लिए, कि आपको चाहिए कोई कि आप उससे बात करें, या आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने घर वालों से बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम, हम अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो लोग फौरन उसको जज करना शुरू कर देंगे, ये मुझसे बात कर रहा है, या क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, तुमने रिलेशनशिप में गए क्यों। अगर आप कोई चला भी गया है तो उसको घर पे भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, तुम्हें उसके साथ नहीं करना चाहिए था, वो फलानी बंदी तुम पे थी, कि मतलब नेक्स्ट पर्सन को आप डिसाइड गिल्ट में डाल देते हैं कि तुम ऐसा करके गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं ठीक थी। तो ऐसे लोगों से पहले तो दूर हो जाए। ऐसे लोगों को चाहिए कि सबसे पहले देखें अपने लाइफस्टाइल में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐड करें कि आपको इस रिलेशनशिप की तरफ ना जाना पड़े। अब आजकल कोई एक्टिविटी आपको पता है ही नहीं है, तो उन्होंने रिलेशनशिप को एक एक्टिविटी के तौर पे ले लिया कि यही मोहब्बत है, यही सब कुछ है। जब फ्री होते हैं तो इस रिलेशनशिप को टाइम देंगे। हाँ, और वो फ़ोन पे हो जाता है, और फ़ोन पे हो जाता है, मीटअप से हो जाता है।
सही। हाँ, इसीलिए चाहते हैं कि माइंडसेट, अपने सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत पे काम करें, हमारे उस्ताज़ा को चाहिए कि वो नंबरों के पीछे ना भगाएं बच्चों को हाँ। कि आपने 90% ही लेना है। उनकी तरबियत करें, उन्हें बताएं कि उन्होंने माशरे में कैसे करना है। अगर कोई गुस्से में बात करे तो उनका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, उन्होंने सब्र कैसे करना है। सोसाइटी में बच्चों के पास सब्र नहीं है, वो फ़ौरन रिएक्शन कर देते हैं। रिलेशनशिप बना है, फ़ौरन तोड़ देना है। इन लोगों को रिलेशनशिप भी जल्दी करना है, रिएक्टिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। शादी भी जल्दी करनी है, बच्चे भी जल्दी करने हैं, ब्रेकअप भी जल्दी करना है, ख़त्म भी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी ही है, भी जल्दी हो जाता है। सब्र नहीं है इनमें। तो ये कहाँ से सीखना चाहिए, इनको अभी से मतलब गाइड करना चाहिए। ये आप घर से ही सिखा सकते हैं, घर से, यूनिवर्सिटी से। अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ नहीं होती तो यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उधर तो हवा मतलब उधर आपको ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। हाँ, आपका पीयर प्रेशर इतना होता है, एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, क्योंकि उसके अंदर आप टीचर से ज़्यादा टाइम अपने जो आपके फेलो मेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ गुजार रहे होते हैं। फिर वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें, एक मदद को एक बीमारी ना समझें, एक हमदर्दी ना समझें। स्वेयर केस में आएगा ना, नॉर्मल केस में ही। अगर स्वेयर केस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनिशियली मुझे ये बताएं कि क्या वो सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स हैं कि आप किसी रैंडम आपके घर में आपका फॉर एग्जांपल भाई है, सडनली वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसकी हैबिट्स के अंदर, तो आप सोचते हैं कि यार शायद वो टीन एज से अब वो बड़ा हो रहा है, या एज चेंज हुई है, या फिर उसका कोई इंस्टीट्यूट चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसके ये हम देख रहे हैं कि उसके तरीके बदल गए हैं, या उसका बात करने का अंदाज बदल गया है। किस तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है? अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आपने एक रिसेंटली केस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि उसमें एक पर्सन है जो थी, वो अपनी मदर के साथ बात कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, खुशगवार मोड में, लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद उसने जो है वो अपनी जान ले ली। उसमें ये था, उसकी मदर को खुद नहीं लगा, उसकी मदर जो थी प्रोफेसर थी, और उसने बताया इंटरव्यू के दौरान कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा जो है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस है कि अपनी ही जान ले लेगा। कहती पिछले 2-3 दिनों से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज था, मतलब हद से ज़्यादा खुश अखलाक था, बातचीत कर रहा था, लेकिन सडन उसने अपनी जान ले ली। इसीलिए अगर आपको अपने इर्द गिर्द में लग रहा है, अपने सराउंडिंग में कि मेरा भाई है या कोई भी है, उसका रवैया मेरे साथ चेंज है, उसकी भूख प्यास चेंज हो गई है, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए, उसको जो है वो हॉकी खेलना बहुत अच्छा लगता था, वो खेलने नहीं जा रहा। सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के सिम्टम्स भी ये है कि आपका जो पसंदीदा काम है वो भी करने को दिल नहीं करता, आपको कोई पसंदीदा फूड है वो भी आपका खाने को दिल नहीं करता। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो वो भी डिप्रेशन की तो ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है। अगर कोई बिल्कुल ही चुप हो गया, खामोश हो गया, तो ये भी डिप्रेशन की अलामत है। मतलब आपको अपने सराउंडिंग में ये बात याद रखनी चाहिए, देखनी चाहिए कि इसका रवैया जो है बहुत ज़्यादा चेंज है, तो क्या वजह है, क्या हो सकता है। मेन पॉइंट यही है कि आप उसको डिस्कस करें, लोगों को उनके हाल पे ना छोड़ दें, डिस्कस करें, उससे पूछें। हम लोग क्या नसीहत करना शुरू कर देते हैं, कम से कम रखें कि आपसे अगर इफ नॉट पेरेंट्स, मतलब इतना भी आप बच्चों के साथ लीनियंट नहीं हो जाएं कि उनके ऊपर आपका कोई डर ही ना रहे और फिर वो आपके साथ हर चीज़ खुले में डिस्कस करें, लेकिन इतना तो हो कि वो आपसे डिस्कस कर सकें अगर उनकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा है, चाहे वो किसी लड़की की वजह से है या किसी लड़के की वजह से है, या कोई और स्टडीज़ की परेशानी, या कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, या कोई पीयर प्रेशर है जिसके साथ वो डील नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें एटलीस्ट बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छा, कोई भी वालिदैन है, कोई भी रिलेशन है, हम दूसरों को सुनते नहीं है, नसीहत करना शुरू करते हैं। नसीहत करना बहुत बड़ी गलत बात है। अब एक बच्चा है, वो पबजी जो है वो कब से खेल रहा था, उसकी मदर को पता ही नहीं था कि वो पबजी खेल रहा है, और पबजी खेलते खेलते उसने अपनी मदर को भी कत्ल कर दिया। ये सबसे ज़्यादा स्वेयर स्टेज थी कि अग्रेशन की, कि उसमें इतना ज़्यादा एग्रेशन और इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने अपनी माँ को ही मार दिया। अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के काम पे नज़र रखें, बच्चे कौन सा कंटेंट खेल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब उनको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फतीहा फॉर योर टाइम, और आपके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बहुत सी ऐसी बातें हमने डिस्कस की जो हम आमतौर पर ज़िंदगी में लोगों से एकदम से नहीं कर पाते, और बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो नाजरीन, दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आप कोई भी डिफरेंस देख रहे हैं या नोट कर रहे हैं, तो आप उससे बात ज़रूर करें, उसको डिस्कस ज़रूर करें। हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि वो कोई एंग्जाइटी
एंग्जाइटी का शिकार हो और उसको मदद की ज़रूरत हो। और इस तरह के केसेस में कि जब हम ब्रेकअप की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो इस किस्म के केसेस में इन द फर्स्ट प्लेस इस चीज़ को डिस्करेज करने की ज़रूरत है कि आपको कूल बनने के लिए किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती। कूल बनने के लिए आपको अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आप अपनी हैबिट्स चेंज करें, आप जल्दी उठें, जल्दी सोएं और कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कूल बनने के लिए आपको ये करना पड़े कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत पड़े और फिर बाद में आप ऐसे मसाइल का शिकार हो जाएं जो सारी ज़िंदगी आपकी तबाह कर दें, आपकी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की। विद दिस मैसेज आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।